लालची बेटे और बहुओं को एक बूढ़े पिता ने ऐसा सबक सिखाया कि उनके सिर पर जैसे आसमान गिर पड़ा। तो आइए सुनते हैं एक बूढ़े पिता की यह दास्तान। बाबूजी, आपके पास 10,000 रुपए होंगे? छोटे बेटे अमित ने मदन लाल जी से कहा। तो बाबूजी ने पूछा, बेटा किस लिए चाहिए? अमित ने कहा, बाबूजी मोबाइल लेना है, बाकी पैसे मेरे पास हैं, कुछ आप दे दीजिए। बेटा, अभी तो तुमने नया मोबाइल लिया था, फिर इतनी जल्दी दूसरा मोबाइल क्यों ले रहे हो? तो अमित कहता है कि बाबूजी वो अच्छा नहीं है, मुझे दूसरा लेना है। बाबूजी अमित की तरफ गौर से देखते हैं, फिर बिना कुछ कहे अमित को 10,000 रुपए निकाल कर दे देते हैं। तभी बड़ा बेटा संजय, जो कि वहीं खड़ा था, कहता है, बाबूजी मुझे 15,000 रुपए चाहिए। बाबूजी पूछते हैं, तुम्हें क्यों चाहिए? बाबूजी मुझे अपनी गाड़ी में कुछ काम करवाना है, बाकी पैसे तो है मेरे पास, आप मुझे बस 15,000 दे दीजिए, मेरा काम हो जाएगा। बाबूजी संजय की तरफ गौर से देखते हैं और उसे भी 15,000 रुपए दे देते हैं। दोनों बेटे पैसे लेकर चले जाते हैं। मदन लाल जी के पास उसकी पत्नी माधवी भी बैठी थी। वह अपने पति मदन लाल जी से कहती है कि आप बच्चों को इतने इतने पैसे क्यों दे देते हैं? बच्चे कमा रहे हैं, अपने खर्चे अपने पैसों से चला सकते हैं। तब मदन लाल जी कहते हैं, भगवान, मैं बच्चों के लिए ही तो कमाता हूँ, और अगर बच्चों ने पैसे ले ही लिए तो क्या हो गया, सब कुछ इन्हीं के लिए तो है। माधवी जी कहती हैं, देखिए जी, वक्त का कुछ पता नहीं, कुछ पैसा हमें अपने पास भी बचा कर रखना चाहिए। तब मदन लाल जी कहते हैं, भगवान, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो, इतना मत सोचा करो, भगवान सब कुशल मंगल करेंगे। माधवी जी कहती हैं, आप नहीं मानोगे, आपको कुछ कहना ही बेकार है। अच्छा, चाय पियेंगे क्या आप? हाँ, पी लूँगा। अगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी एक कप बना देना। ठीक है, कहकर माधवी जी चौकी में चली गई। संजय और अमित पैसे लेकर जब अपने अपने कमरे में जाते हैं तो उनके हाथ में पैसे देखकर उनकी पत्नियां पूछती हैं, यह पैसे कहाँ से आए? तो दोनों बताते हैं, बाबूजी से लेकर आए हैं। दोनों की पत्नियां खुश हो जाती हैं और अपने अपने पति से वह पैसे ले लेती हैं। कहती हैं, यह तो हमारी शॉपिंग में काम आएंगे। मदन लाल जी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। उनके बड़े बेटे का नाम संजय और छोटे बेटे का नाम अमित था और बेटी का नाम संध्या था। मदन लाल जी ने तीनों बच्चों की शादी कर दी थी। उनकी बेटी की शादी भी सुखी संपन्न परिवार में हुई थी। तीनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण और शादी विवाह में जो भी खर्चा हुआ वह मदन लाल जी ने किया था। बेटों की शादी में भी मदन लाल जी ने पैसे लगाए थे। दोनों बेटों से कुछ नहीं लिया था। संजय और अमित दोनों जॉब करते थे, जबकि मदन लाल जी का अपना कारोबार था। मदन लाल जी दोनों बच्चों को अपने कारोबार में ही लगाना चाहते थे, लेकिन संजय और अमित दोनों को कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह दोनों ही जॉब करना चाहते थे। मदन लाल जी ने भी बच्चों पर कोई जोर नहीं दिया। करियर चुनने के लिए दोनों बच्चों को उन्होंने पूरी छूट दी थी। दोनों बच्चे जो भी कमाते थे वह अपने पास ही रखते थे। घर के खाने का खर्च, मेहमानों के आने जाने का खर्च, बिजली का बिल, गैस सिलेंडर खर्च और घर के बाकी जितने भी खर्च थे वह मदन लाल जी ही किया करते थे। घर मदन लाल जी के पैसों पर ही चलता था और उसके ऊपर ये हालात थे कि दोनों बच्चे किसी न किसी बहाने से महीने में कुछ न कुछ रकम अपने बाबूजी से निकलवा ही लेते थे। दोनों बेटों के 2-2 बच्चे थे। दोनों बहुएं भी ठीक ठाक थी, सास ससुर की सेवा करती थी, कभी उनके सामने बोलती नहीं थी। मदन लाल जी अपनी पत्नी माधवी से बहुत प्यार करते थे। माधवी के उनके जीवन में आने से पहले उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटी सी दुकान थी।
आमदनी भी इतनी नहीं थी और जब से माधवी उनके जीवन में आई थी, उनके जीवन में बहार ही बहार आ गई थी। कारोबार अच्छा फल फूल गया था। उन्होंने दुकान भी अब बहुत बड़ी बना ली थी और उनके सारे खर्चे उसी दुकान से पूरे हो जाया करते थे, इसलिए वह अपने बच्चों से कुछ भी नहीं लेते थे। एक दिन शाम को जब दुकान से मदन लाल जी घर आते हैं तो देखते हैं कि माधवी जी कुछ परेशान सी बैठी हैं। मदन लाल जी माधवी जी के पास आते हैं और कहते हैं, क्या बात है माधवी, तुम इतनी परेशान सी क्यों लग रही हो? माधवी जी कहती हैं, पता नहीं क्या हो गया है, मेरा दिल सा घबरा रहा है। कल से कंधे में बहुत दर्द है। मैंने सोचा था कि तेल की मालिश कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा, मालिश करने से भी कुछ नहीं हुआ। तो मदन लाल जी कहते हैं, अरे तुम क्यों घबरा रही हो, क्यों परेशान हो रही हो? कल तो मेरी छुट्टी है, मैं सुबह ही तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा। माधवी गौर से मदन लाल जी के चेहरे को देखने लगती है। मदन लाल जी कहते हैं, क्या हुआ माधवी, तुम मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही हो? माधवी जी कहती हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी। अगली सुबह मदन लाल जी माधवी को स्कूटर पर बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मदन लाल जी जा ही रहे होते हैं कि सामने से एक बाइक तेजी से आती है। वह बाइक वाला बाइक इतनी तेजी से चला रहा था कि मदन लाल जी का बैलेंस बिगड़ जाता है। मदन लाल जी तो संभल जाते हैं, लेकिन पीछे बैठी माधवी जी नीचे गिर जाती हैं और उनके सिर पर चोट लग जाती है। मदन लाल जी जल्दी से स्कूटर खड़ा करके स्कूटर से नीचे उतरते हैं और माधवी जी को देखते हैं। माधवी जी मदन लाल जी को देखती हैं और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। मदन लाल जी घबरा जाते हैं। वे माधवी जी को आवाज देते हैं, लेकिन माधवी जी उनकी आवाज का कोई जवाब नहीं देती। मदन लाल जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। तभी वहां से एक गाड़ी गुजर रही होती है। मदन लाल जी उस गाड़ी वाले से रिक्वेस्ट करते हैं। वह गाड़ी वाला मान जाता है। मदन लाल जी अपना स्कूटर वहीं खड़ा कर देते हैं और 2-3 आदमियों की मदद से माधवी जी को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। माधवी जी को जल्दी जल्दी स्ट्रेचर पर लेटाया जाता है और ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। मदन लाल जी बेसुध खड़े रहते हैं, एक टक ऑपरेशन थिएटर की ओर देखते रहते हैं। तभी वहां उनकी बेटी और दामाद आते हैं और मदन लाल जी को तसल्ली देते हैं। फिर वहां मदन लाल जी के दोनों बेटे और बहू भी आ जाते हैं। मदन लाल जी ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही इधर से उधर चक्कर काटते रहते हैं। कुछ समय बाद जब डॉक्टर्स बाहर आते हैं तो मदन लाल जी हड़बड़ा के पूछते हैं। तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमने अपनी पूरी कोशिश की है, ऑपरेशन भी कामयाब हो गया है, लेकिन सर में गहरी चोट आने के कारण अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बाकी होश आने के बाद ही पता चलेगा। यह सुनकर मदन लाल जी का दिल बैठ जाता है और वह बेसुध होकर बैठ जाते हैं और माधवी के होश में आने का इंतजार करते हैं। माधवी को ऑपरेशन थिएटर से वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। मदन लाल जी माधवी को देखने और मिलने के लिए बोलते हैं तो डॉक्टर उन्हें मना कर देते हैं। जब तक होश नहीं आता तब तक कोई भी माधवी जी से नहीं मिल सकता। मदन लाल जी बाहर बैठकर इंतजार करते रहते हैं। घड़ी की सुई घूमती रहती है। मदन लाल जी और बाकी सब को इंतजार करते करते 4 घंटे हो जाते हैं। मदन लाल जी की जान गले में अटकी हुई थी। बार बार खड़े होते, बार बार बैठते, इधर उधर घूमते और फिर बैठ जाते। बेटे बहू तो थक हार के घर चलते बनते। बेटी और दामाद बस सांत्वना देते रहते और खाना खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन मदन लाल मना कर देते हैं और अपनी बेटी और दामाद को घर भेज देते हैं। मदन लाल सदमे में बैठे रहते हैं, अपना सिर दीवार पर लगाकर आंखें बंद करते हैं, सामने माधवी को पाते हैं और अतीत की दुनिया में खो जाते हैं, जहां बड़े बेटे अमित की शादी में माधवी ढोलक बजा रही थी और मदन लाल को देख देख गीत गा रही थी।
सभी बच्चे भी मदन लाल और माधवी जी की आंखों के इशारों को देख रहे थे और हंस रहे थे। तो मदन लाल जी कहते हैं कि क्या प्रेम कहानी सिर्फ तुम बच्चों की ही होती है, हम जैसे बूढ़ों की नहीं हो सकती? तो अमित, संजय और संध्या अपनी माँ को उठाकर अपने बाबूजी के पास खड़ा कर देते हैं और तीनों बच्चे उनसे डांस करने की मांग करते हैं। अब घर में शादी का माहौल था, बच्चों की जिद के आगे झुकना पड़ता है और मदन लाल जी माधवी ने होले होले 2-4 डांस स्टेप किए और फिर माधवी जी शर्मा के कमरे में चली गई। सर, आपकी वाइफ को होश आ गया है, तभी किसी ने आकर कहा। तो मदन लाल जी अतीत से बाहर आ गए और बहुत उत्साहित होकर खड़े हुए और माधवी के पास गए। माधवी होश में आ चुकी थी, लेकिन एक मृत व्यक्ति की भांति। माधवी जी कोमा में जा चुकी थी, जो सिर्फ सुन सकती थी, देख सकती थी, लेकिन ना हिल सकती थी, ना चल सकती थी, ना बोल सकती थी। मदन लाल जी एकटक माधवी को देखते रहे। बहुत देर तक देखने के बाद बोले, माधवी, इस हाल में देखकर आज मुझ पे क्या गुजर रही है मैं बता नहीं सकता। तुम तो डॉक्टर के पास जाने के लिए मना कर रही थी। आज अगर मैंने तुमसे डॉक्टर के पास जाने की जिद ना की होती तो तुम इस हाल में ना होती। मैं ही इस सब का जिम्मेदार हूँ। काश कि तुम्हारी जगह मुझे चोट लगी होती। इस बेड पर तुम नहीं, मैं होता। मदन लाल जी माधवी जी का हाथ अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं, माधवी, तुम ही तो मेरी जिंदगी का आसरा हो, मेरे जीवन का सुख हो, मेरी कही अनकही बातें हो। तुम कुछ क्यों नहीं बोलती हो? कुछ तो बोलो। तुम हमेशा मुझे कहती रहती हो बच्चों को बिगाड़ रहे हो पैसे देकर। देखो, मैंने आज भी बच्चों को पैसे दिए हैं, कुछ तो बोलो। सब सुन रही थी माधवी, लेकिन वक्त ने ऐसा घाव दिया कि माधवी को लाचार बना दिया। वह बोले भी तो क्या बोले, कैसे बोले, जब उसकी ही जवान उसका साथ नहीं दे रही है। वह मदन लाल जी का हाथ पकड़े भी तो कैसे पकड़े, जब उसके हाथ उसका साथ नहीं दे रही है। माधवी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मदन लाल जी ने देखा तो रोने लगे और माधवी के गले लग गए। बोले, तुम चिंता मत करो माधवी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। देखना, तुम जल्दी ही मेरे साथ खुद यहाँ से चल कर जाओगी। और इसी तरह माधवी की सेवा करते करते मदन लाल जी को 1 सप्ताह गुजर जाता है। मदन लाल जी कभी खा पी लेते, कभी नहीं, लेकिन माधवी का पूरा ध्यान रखते थे। मदन लाल जी के बेटा बहू मदन लाल जी और माधवी जी की कोई सुध न लेते। मुश्किल से 1-2 बार ही बेटे बहू अपनी माँ को देखने आए थे, उसके अलावा कभी अस्पताल आकर ना देखते। बेटी संध्या और दामाद आते, मदन लाल जी को खाना खिलाकर चले जाते थे। संध्या अक्सर अपने बाबूजी के पास आकर उन्हें सांत्वना देती रहती थी। उधर मदन लाल जी के कारोबार पर भी ताला लग चुका था। मदन लाल जी माधवी जी की दिन रात सेवा करते रहते, लेकिन माधवी जी की सेहत दिन पर दिन और गिरती जा रही थी। वे ठीक होने की बजाय और कमजोर होती जा रही थी। और पूरे 1 महीने बाद जब माधवी जी ने अपनी आंखें पूरी तरीके से बंद कर ली तो मदन लाल जी को एक गहरा सदमा पहुंचा। दिन रात सेवा करने के बाद वे अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। यह बात उनके दिल पर वार कर रही थी। माधवी को मृत देखकर मदन जी का दिल तड़प रहा था। हंसती खेलती माधवी अब उनके सामने मृत पड़ी हुई थी। वह अंदर ही अंदर माधवी की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। माधवी का क्रियाक्रम किया तो मदन जी माधवी की चिता के आगे रात तक बैठे रहे। फिर मदन लाल जी के दामाद मदन जी को घर लेकर गए। घर आते हुए मदन लाल जी के कदम लड़खड़ा रही थी। इस घर में माधवी की यादें हैं। जैसे जैसे अंदर कदम रखते, माधवी हर जगह खड़ी मिलती।
बड़ी मुश्किल से अपने कमरे तक पहुँचे और उस कमरे के ही होकर रह गए। माधवी जी तो इस दुनिया से चली गई थी। मदन लाल जी 1 महीने के अंदर बहुत कमज़ोर हो गए थे। कारोबार भी बंद हो चुका था। मदन लाल जी के पास जो पैसा था वह माधवी जी के इलाज में खर्च हो चुका था और कारोबार में भी घाटा हो रहा था। अब मदन लाल जी बिल्कुल खाली हो चुके थे। उनके पास अब कोई जमा पूंजी नहीं बची थी। बेटे बहू मदन लाल जी को कारोबार खोलने के लिए बोलते, लेकिन मदन लाल जी बाहर ही नहीं जाते थे और खुद से बातें करते रहते। 1 डेढ़ महीने तक तो दोनों बच्चों ने किसी तरह घर का खर्चा उठा लिया, लेकिन अब घर के खर्चे के लिए दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा था। वह एक दूसरे को खर्चा करने के लिए कहने लगे थे। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता खर्चे के लिए और छोटा भाई बड़े भाई से कहता। दोनों भाई 1-1 रुपए का हिसाब जोड़ रहे थे कि मेरे इतने पैसे खर्च हो गए, मेरे इतने पैसे खर्च हो गए। मदन लाल जी यह सब बातें सुनते रहते थे। धीरे धीरे दोनों भाइयों में झगड़ा ज्यादा हो गया और दोनों भाइयों ने अपनी रसोई अलग अलग कर ली। अब सवाल उठता था कि बाबूजी को खाना कौन देगा। इस पर भी दोनों में झगड़ा होने लगा। एक टाइम का खाना बड़ा भाई देने लगा और दूसरे टाइम का खाना छोटा भाई देने लगा। अब नाश्ते के ऊपर भी झगड़ा हो रहा था कि नाश्ता कौन देगा। तो तय हुआ कि नाश्ता एक दिन एक भाई देगा और दूसरे दिन दूसरा भाई। एक दिन दोनों भाई मिलकर बाबूजी के पास जाते हैं और कहते हैं, बाबूजी कब तक माँ के मरने का शोक मनाओगे। अब इस मातम की दुनिया से बाहर आइए और अपना कारोबार संभालिए। घर के इतने खर्चे हैं, बिना काम कैसे पूरे होंगे। दोनों बेटे कहकर चले जाते हैं, लेकिन क्या कहकर गए हैं इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। मदन लाल जी गहरी सोच में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं, मैंने अब तक किया ही क्या है, कमाया ही तो है और बच्चों पर ही खर्च किया है। मैंने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ कमाने में निकाल दी। सुबह चला जाता था और शाम को घर आता था। दिन रात मेहनत किसके लिए की थी, बच्चों के लिए ही तो की। और आज इन बच्चों पर 2 वक्त की रोटी भी देना मेरे लिए भारी हो रहा है। किसके लिए करूं, किसके लिए जाऊं, किसके लिए कमाऊं। इन स्वार्थी बच्चों के लिए सारी जिंदगी कमाया ही तो है। जिसके लिए अब कमाता वो तो मुझे छोड़कर जा चुकी है। अब किसके लिए इतना सर दर्द लूं। औलाद को तो सिर्फ मेरे पैसे से मतलब है, मुझसे नहीं। वे मेरे पैसे से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। मैंने सोचा था कि सारी जिंदगी तो कमाया है, बस अब काम नहीं करूँगा। मैंने सारी जिंदगी बच्चों को पाला, मेरे बच्चे अब मुझे पाल लेंगे, मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन इन्हें तो अभी भी मुझसे ही काम करवाना है, मेरी ही कमाई खानी है। जबकि अब मुझ में हिम्मत नहीं रही काम करने की। जो मेरी हिम्मत थी वही चली गई। जब माधवी ही नहीं रही तो मैं काम क्यों करूं। नफरत हो गई है मुझे अब काम करने से भी। मुझे नहीं कमाना पैसा, बहुत पैसा कमा लिया, बस अब नहीं। अपने दोनों बेटों की बात सुनकर मदन लाल जी को और भी अधिक सदमा पहुंचता है। वे तो अपने बेटों के लिए क्या सोच रहे थे और उनके बेटे उन्हें लेकर क्या सोच रहे थे, ये भी वह देख चुके थे। वह अपनी सोच से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। उनके मन के अंदर बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे थे। सारी जिंदगी मैंने अपने बेटों को पाला पोसा, अच्छी परवरिश दी, पढ़ाया लिखाया, सारी जिंदगी खर्च उठाता रहा। जब भी पैसे मांगते, जितने भी मांगते, निकाल कर तुरंत दे देता। और आज जब मैं कुछ दिन के लिए अपनी बीवी के सदमे में घर बैठ गया तो इन पर बोझ बन गया। मदन लाल जी माधवी के देहांत से कुछ टूटे हुए ही थे और कुछ बेटों की बातों ने उन्हें तोड़ डाला। अब तक मदन लाल जी को बुढ़ापा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब उन्हें महसूस होने लगा था। मदन लाल जी अब पूरा समय घर पर ही रहते,
मदन लाल जी को खाने तक को कोई बेटा बहू पूछता नहीं था। बेटी संध्या आकर अपने पिता का ख्याल रखती, लेकिन वह कितने समय अपने घर को छोड़कर अपने पिता के पास रहती। वह भी 1-2 दिन अपने पिता का ख्याल रखकर अपने घर चली जाती थी। अब घर में बाबूजी को लेकर दिन रात का बवंडर मचा रहने लगा। बाबूजी के खर्च को लेकर दोनों बहू में जंग होने लगी। बात बात पर मदन लाल जी को ताने मारे जाने लगे और काम करने पर जोर दिया जाने लगा। मदन लाल जी सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे, लेकिन मदन लाल जी शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, चुपचाप सब सुनते रहते थे। घर में उन्हें लेकर इतना बवंडर मचने लगा था कि मदन लाल जी को अब खुद पर भी शर्म आने लगी थी। लेकिन मदन लाल जी इतने कमजोर व्यक्ति नहीं थे। वे शांत प्रवृत्ति के मजबूत सोच विचार और दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। एक दिन दोनों बेटा और बहुओं में बाबूजी को लेकर बहुत बहस हो रही थी। दोनों बहुएं अपने अपने पति को कह रही थी कि बाबूजी को काम करने के लिए बोलो। बेटे भी कह रहे थे कि क्या किया जाए जिससे बाबूजी काम करने लगे। इसी बात को लेकर चारों में झगड़ा हो जाता है। मदन लाल अपने कमरे से सब सुन रहे थे। मदन लाल जी कमरे से बाहर आते हैं, बेटे बहू भी बाहर आते हैं और मदन लाल जी को काम करने के लिए कहते हैं। मदन लाल जी कुछ नहीं बोलते तो बेटे बहू उन्हें खूब खरी खोटी सुनाने लगते हैं। कहते हैं, हमारे ऊपर बोझ बनकर मत बैठो, इतने वक्त से घर में पड़े हो, कुछ काम धंधा नहीं करते, हम कहाँ से लाएं इतना, आपका बोझ उठाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। बहुएं कहती हैं, खुद करो, खुद पकाओ और खुद खाओ, हमसे अपना ही काम नहीं होता, हमारा ही कोई कर दे। मदन लाल जी चुपचाप बाहर जाते हैं तो सब खुश हो जाते हैं कि अब तो ताला खुल ही जाएगा दुकान का, अब तो बाबूजी को काम करना ही पड़ेगा। एक बार बाबूजी काम करने लगे फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, पैसे आने लगेंगे तो घर का खर्चा आराम से उठ जाएगा। मदन लाल जी के बेटों ने कभी घर के खर्चों में पैसे खर्च नहीं किए थे, इसलिए अब उन्हें बहुत भारी दिखाई दे रहा था। इसलिए वह मदन लाल जी को काम करने के लिए जोर दे रहे थे। सब मदन लाल जी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और पीछे पीछे मदन लाल जी आते हैं। बेटे बहू देखकर चौंक जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। मदन लाल जी चुपचाप सोफे पर बैठकर टांग पर टांग रखते हैं। क्या ये घर तुम्हारा है? ऑफिसर मदन लाल जी के बच्चों से पूछते हैं। बेटे जवाब देते हैं, जी हाँ, यह घर हमारा ही है और वह जो सामने सोफे पर बैठे हैं वह हमारे पिताजी हैं। इतना कहना था तो दोनों ऑफिसर बेटों की टांगों पर अपने स्टिक से मारते हैं और कहते हैं कि जब यह तुम्हारे पिताजी हैं तो इतनी नौबत क्यों आई कि मदन लाल जी को पुलिस स्टेशन में हमारे पास आना पड़ा और तुम लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाना पड़ा। मदन लाल जी इस शहर के बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति हैं और हमारे बाबूजी के बहुत अच्छे साथी हैं। अब तुम चलो हमारे साथ, हम करेंगे तुम्हारी खातिर बढ़िया वाली। पुलिस वाले दोनों बेटों के गिरेबान पकड़कर घसीट कर ले जाते हैं। वह पुलिस ऑफिसर बाबूजी के दोस्त का बेटा होता है। दोनों बेटे बाबूजी बाबूजी करते रहते हैं। दोनों बहुएं भी बाबूजी के पैर पकड़ती हैं, लेकिन बाबूजी कुछ भी नहीं कहते। दोनों बहुएं भी अपने पति के पीछे पीछे चल देती हैं। बाबूजी के कहने पर उनके बेटे को एक रात सलाखों के पीछे रखा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। दोनों बेटे माफ़ी मांगने के लिए अपने बाबूजी के पास आते हैं, लेकिन उस घर में ताला लगा होता है। बाबूजी अपने घर दुकान दोनों को बेच देते हैं। अब उनका काम करने का कोई मन नहीं था, क्योंकि जिसके लिए वह काम करते वही अब इस दुनिया से जा चुकी थी। उन्हें अब अपने काम से भी नफरत हो चुकी थी, क्योंकि जिंदगी भर जिसके लिए कमाया
उन्होंने बाबूजी के साथ ऐसा किया, यही सोचकर बाबूजी के दिल के 1000 टुकड़े हो चुके थे। मदन लाल जी अपनी बेटी के आसपास ही एक छोटा सा घर ले लेते हैं और बाकी का सारा पैसा डाक खाने में जमा कर देते हैं। उनके पैसे पर जो इंटरेस्ट मिलता है उनसे उनका खर्चा आराम से चल जाता है। वह छोटा घर भी बाबूजी अपनी बेटी के नाम कर देते हैं और जो रकम उन्होंने डाक खाने में जमा कराई थी उसका नामिनी भी अपनी बेटी को ही बना देते हैं। मदन लाल जी अपनी बेटी को कहते हैं कि बेटी, जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं मैं अपना काम खुद कर लूँगा, लेकिन जिस दिन मेरे हाथ पांव चलने बंद हो जाएं उस दिन मेरे लिए फुल अटेंडेंस रख लेना। मैंने जो पैसा डाक खाने में जमा कराया है उसका नामिनी तुम्हें ही बना दिया है और यह मकान भी तुम्हारे नाम कर दिया है। संध्या अपने बाबूजी के गले लग जाती है। संध्या को भी अपने बाबूजी के लिए बहुत दुख होता है। घर पास होने की वजह से अब मदन लाल जी की बेटी रोजाना अपने पिताजी के पास आ जाती है। मदन लाल जी एक खाना बनाने वाली रख लेते हैं और एक साफ सफाई करने वाली रख लेते हैं। मदन लाल जी के पास उसका नौकर जो बचपन से ही उसके पास रहता था, एक दिन उसके पास आता है, कहता है बाबूजी आपने काम बंद कर दिया तो मैं तो लावारिस हो गया। आपके बिना कई बार आपके घर आया था, तब आपके बेटों ने मुझे धक्के मार कर भगा दिया था। बड़ी मुश्किल से आपका पता मिला है, मैं कहाँ जाऊँ, कौन है मेरा? तो मदन लाल जी उसे अपने साथ रख लेते हैं और डाक खाने में जो रकम जमा थी उससे अपना जीवन यापन करने लगते हैं। बच्चे अपने बाबूजी के पास माफ़ी मांगने आते हैं, लेकिन बाबूजी उन्हें माफ़ नहीं करते। अब दोनों बेटे एक किराए के मकान में रहते हैं और अपना अपना घर चलाते हैं, लेकिन उसमें उनका पूरा नहीं होता, तो दिन रात की लड़ाई रहती है। जिंदगी में हर जगह शब्द काम नहीं आते, कई जगह इंसान की खामोशी ही वार कर डालती है। जैसे मदन लाल जी ने खामोशी में सब काम कर डाले। जिंदगी में हर जगह पैसा काम नहीं आता, कई जगह इंसान का सहारा बहुत जरूरी होता है। जैसे मदन लाल जी के बेटे अब अपने बाप के सहारे को तड़प रहे हैं। इस कहानी को सुनाते हुए बहुत सारे ऐसे परिवार मेरी आंखों के सामने आ गए जो इस हाल में जीते हैं, घुटते हैं, फिर भी बच्चों के लिए जीवन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर हम सक्षम हैं तो एक ऐसा निर्णय लीजिए जिससे हमारे मान सम्मान की रक्षा हो सके और हमें घुट घुट कर ना जीना पड़े। आपको भी कोई ऐसा परिवार याद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।